उनके उस कमरे में जाने के कुछ देर बाद ही पूरा महल भयानक चीखों से गूंज उठा। उसके बाद कुछ और भी भयानक सी चीखें सुनाई दी और फिर चारों तरफ पहले से भी घोर सन्नाटा पसर गया। उसके दूसरे दिन शाम का समय था और महल के सामने काफी सारे मीडिया कर्मी खड़े थे। पुलिस द्वारा महल को सीज कर दिया गया था और वे सभी जल्दी से यहाँ से काम निपटाकर अपने घर को जाने वाले थे। इधर बहुत सारे लोगों ने हंगामा किया हुआ था। कहाँ चले गए हमारे बच्चे? निकालो उन्हें, निकालो उन्हें बाहर। रात में उन्हें जमीन खा गया या आसमान निकल गया? निकालो उन्हें बाहर। चारों तरफ भीड़ लगी थी। इतने में वहां एक कोने में शॉल ओढ़े खड़े बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर एक मीडिया न्यूज रिपोर्टर ने, तो बाबा, क्या आप महल के विपरीत दिशा में बसे गांव से हैं? हाँ, मैं उसी गांव में से हूँ। तो रातों रात इतना बड़ा हादसा हो गया इस महल में, उस बारे में आपका क्या कहना है? हमने पहले ही आगाह किया था उस होटल मालिक को कि ना खरीदे इस महल को। ये महल श्रापित है। वर्षों पहले अपने पूरे राजवंश को निकल गया था ये, पर वो नहीं माना और देखो फिर से वो घटना दोहराई गई। ना वो ये महल खरीदता और ना लोग यहाँ पर आते। न्यूज रिपोर्टर: ओह रिलैक्स बाबा, आप ये इस कहानी को श्राप व्राप से क्यों जोड़ रहे हैं? इतना पुराना महल है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। हो सकता है कि महल का कोई दरख्त खिसक गया हो और लोग उसके नीचे दब गए हो। मतलब मत भूलिए कि कल रात को बहुत सारे लोग यहाँ से बचकर भी वापस गए हैं। जो भी बचकर वापस गया है ना, उस पर ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए बच गए वे। या मैं ये कहूँगा कि वो भोग क्रिया पूरी होने से पहले ही जा चुके होंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भोग क्रिया के बाद कोई नहीं बच के गया होगा इस महल से। वो जाग चुका होगा और उसी ने निगल लिया सबको। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं हो तो रात के समय महल में रुक के देखो, खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। इतना कहते कहते बाबा का माथा पसीने से छलछलाया। इधर बाबा को इतना सटीक बात करते हुए सुनकर रिपोर्टर को भी हल्का सा खटका लगा, कारण उसे भी न जाने क्यों यहाँ अधिक समय रुकने का मन नहीं कर रहा था। उसके मन में अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे सच में ये जगह आम ना हो, जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति सच में सही बोल रहा हो। कारण भी था, एक तो अनछुआ महल, पूनम की रात और अचानक से ढेर सारे लोगों का यूं गायब हो जाना। पर महल को कोई आज तक नहीं आई। अगर ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो महल को भी तो नुकसान होता, पर यहाँ तो केवल लोग गायब थे। महल तो अपने जगह शान से खड़ी थी। मलबा गिरना तो बहुत दूर की बात, उसे कोई आंच तक नहीं आई थी। इधर वो सोच में डूबी ही थी जब अचानक कैमरामैन ने उसे हिलाया और उसने पाया कि बूढ़ा व्यक्ति एकटक नजरों से उसे घूरे जा रहा था। ये देख, न्यूज रिपोर्टर थोड़ा संभलते हुए, हाँ तो बाबा, किस भोग प्रक्रिया की बात कर रहे थे आप? जरा खुल के बताएंगे हमें। भोग क्रिया जो इस महल के उत्तराधिकारी द्वारा किया गया होगा, तभी वर्षों बाद फिर जाग उठा होगा महल। अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा। दूर रहो इस महल से, वरना ये महल और भी बहुत बुरे दृश्य दिखाएगा। बाबा, मुझे नहीं पता कि क्या झूठ है और क्या सच है, और ये भी नहीं जानती कि आजकल के लोग इस बात को किस नज़रिए से देखेंगे। पर फिर भी मुझे लगता है कि अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस महल की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है हमारे मुहिम से किसी की जान बच जाए, पर इसके लिए हमें महल की असली कथा सुननी पड़ेगी। आखिर रातों रात इतने सारे लोग गायब हो गए हैं इस महल से, जिनमें कुछ कॉलेज के बच्चे भी शामिल थे और खुद इतने बड़े उद्योगपति और होटल मालिक का बेटा भी। तो क्या आप प्लीज हमें महल की कथा सुनाएंगे? इधर बाबा के हाँ बोलने से पहले ही अचानक आकाश में जोर से बादल गरजा और अजीब तरीके से मौसम बिगड़ने लगा। इधर टीवी पर भी इस घटना को देखने वाले सभी हैरान से अपने नाखून चबाते हुए सीधे टीवी को घूरने लगे। इतने में बाबा, मुझे लगता है कि ये कथा सुनाने के बाद शायद वो मुझे भी मार डाले, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि उसका राज खुले। पर मैंने जितनी जिंदगी देखनी थी सो देख ली। अगर ये अच्छा काम करके मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं।
तो सुनो क्या कथा है महल की। वर्षों पहले की घटना है। उस समय राज परिवार बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। बेटे, बहू, पोते से भरा पूरा संसार था। पूरे गांव को राजा राघव चंद्र राय अपने संतान जैसा मानते थे। इतने में एक दिन उनका पोता विलायत से पढ़ाई कर महल लौटा तो महल और खुशियों के वातावरण से भर गया और उसके लिए बहू ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हुई। वो आजादी से पहले का समय था। इधर राजकुमार के आते ही बड़े बड़े राजघराने से भी उनके विवाह का प्रस्ताव आने लगा। पर अचानक एक दिन उनके परिवार और गांव वालों को एक झटका सा लगा जब सबको पता चला कि अचानक ही कल रात राजकुमार अधिराज एक अंग्रेज लड़की को उठाकर घर ले आए हैं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था और वो उन्हीं से विवाह करना चाहते थे। खैर, राजकुमार इस पीढ़ी के अगले वारिस और भावी राजा थे, तो उनके पसंद को ही सबने अपना पसंद मान लिया और उस लड़की को भी जल्दी ही अपना लिया गया तथा महल में विवाह की तैयारी शुरू हुई और महल फिर खुशी और रोशनियों से जगमगा उठा। इधर इस विवाह से सभी बहुत खुश थे, पर फिर भी सबको उन दिनों राजकुमार अभिराज का व्यवहार कुछ बदला बदला लगने लगा। अर्थात वे कुछ अधिक ही अपने होने वाली पत्नी शाइना की बात मानने लगे थे। वो जो कहती वो वही करते। यहाँ तक कि विवाह के पहले ही शाइना के कहने पर उन दोनों के लिए उन्होंने एक कमरे का निर्माण करवाया, जिसके तख्ते से ठीक लगकर सिरहाने पर एक पिरामिड बनाया गया। फिर घर वालों के अनुसार पिरामिड एक कब्र की निशानी होती है। उसे केवल सजावट के लिए इस वंश के वारिस के कमरे में रखना अपशगुन होता, पर अभिराज किसी हाल में ना माना और इस बार भी उसकी खुशी के लिए सभी मान गए। इधर कक्ष का निर्माण होते ही शाइना न जाने क्यों अभी से उस कमरे में रहने की जिद करने लगी और इसकी यह जिद भी मान ली गई। पर अभिराज को नहीं ज्ञात था कि वो लड़की जिससे वो विवाह करने चला था वो उसी के दुश्मन राज्य के राजा की प्रेमिका या राजा के बेटी की उम्र की विदेशी मन लुभावनी की सामग्री थी, जिसे रानी बनने का झांसा देकर इस राज्य को बर्बाद करने के लिए भेजा गया था। और उस राजा द्वारा इस लड़की को चुनने का कारण था कि वो मिस्र के गुप्त तंत्र मंत्र में बेहद माहिर महिला थी और वो उस वंश के नाश के लिए उस पिरामिड के जरिए अपने गुप्त विनाशक मम्मी को जगा रही थी, जिसके लिए वो रोज रात उस कमरे में तंत्र क्रिया करती थी। और अब बस पूनम की रात का इंतजार था। इतने में विवाह की रात आई और दोनों का विवाह भी पूर्ण हुआ। पर उस दुष्ट औरत ने यहाँ भी अपनी चाल चली और राजकुमार को मिलन के लिए 2 दिन रुकने का आग्रह किया, क्योंकि 2 दिन बाद पूनम की रात थी और उसके तंत्र से जागृत मम्मी का पिरामिड तभी पूर्ण रूप से जागृत होता जब उस वंश के उत्तराधिकारी का उस पिरामिड पर पहली मिलन द्वारा क्रिया पूर्ण होती। यही है वो भोग क्रिया जिसका मैंने जिक्र किया था। कारण उस समय मिलन करने वाला वो राजकुमार नहीं, बल्कि उसके शरीर को धारण करने वाला वो अभिमंत्रित मम्मी होगा। खैर, राजकुमार अधिराज तो जैसे उसके वश में थे और उसका वो प्रस्ताव भी स्वीकार कर गए। और उसके बाद आई वो पूनम की रात और राजकुमार पहली बार अपने कक्ष में पहुंचे अपनी दुल्हन से मिलने। पर वहां पहुंचकर तो वो हैरान ही रह गए, कारण जब वो भीतर गए तो उनकी पत्नी उस पिरामिड की तरफ देख अजीब सी मिस्री भाषा में मंत्र दोहराए जा रही थी और धीरे धीरे भीतर का दृश्य भयानक होता जा रहा था। इतने में राजकुमार के कमरे में प्रवेश करते ही वो द्वार भड़ाक की आवाज के साथ बंद हो गई और अचानक उस पिरामिड से एक भयानक सी परछाई निकलकर राजकुमार अधिराज के भीतर समा गई और फिर आरंभ हुआ एक पैशाचिक मिलन का। और इधर मिलन पूरा होते ही भयानक शक्तियां उस पिरामिड में जाग उठी और उस रात के बाद वो पूरा राजवंश कहीं गायब हो गया।
पर राजा राघव चंद्र राय को अपने पोते के आगे झुकना पड़ा था, किंतु उन्हें पहले से ही उनके होने वाले बहू की भाव लक्षण सही नहीं लगे थे और इसलिए उसके क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए उन्होंने गांव की दुलारी काकी जो वहां पर नौकरी करती थी उन्हें कहा था। और दरवाजा बंद होने से पहले का दृश्य भी दुलारी काकी ने चोरी छिपे देख लिया था। दुलारी काकी बहुत अनुभवी महिला थी और वो समझ चुकी थी कि जरूर ये कोई भयानक तंत्र मंत्र की क्रियाएं करने वाली टायन लड़की है। ये सब जानते ही वो इतना घबरा गई थी कि तुरंत भागते हुए महल से गांव लौट आई और उसी ने ये कहानी हम गांव वालों को बताई थी। पर हैरानी की बात ये थी कि दूसरी सुबह वो भी अचानक गायब हो गई। उसके बाद से किसी ने इस घटना का जिक्र भी नहीं किया और गांव भी यहाँ से दूर बसा लिया गया। इसीलिए मैं कहता हूँ जो बच्चे हैं वो भोग क्रिया से पहले ही यहाँ से चले गए होंगे। और थोड़ी देर चुप रहने के बाद पुनः, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ होटल के मालिक का बेटा इस महल का उत्तराधिकारी ही हुआ और उसके साथ कोई कन्या भी अवश्य हो। हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सारी लड़कियां मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बताएं कि आप लोगों को कितने शगुन मिले हैं। तो अब आते हैं स्टोरी पर। राजमहल का रहस्य खुल गया है और अगले भाग में आपको कुछ और नया देखने को मिलेगा। मतलब ये स्टोरी में फिलहाल ये दिखाया जा रहा है कि चंद्रिका के जाग जाने के बाद ये कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। तो आप लोगों में से जिनने भी स्टोरी देख ली है वो लाइक कमेंट शेयर कर दे और जो भी चैनल में नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको अगले भाग का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो दोस्तों, त्योहार का मौसम है तो खुल के मज़े कीजिए। सुनो, मैंने भी बहुत अच्छे से शगुन दबाया है, छोड़ा नहीं है मैंने किसी को। तो चलिए अब मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप लोग फिलहाल रक्षाबंधन एंजॉय कीजिए और स्टोरी देखना मत भूलना। और जिन्होंने भी देखा है वो लाइक और कमेंट ज़रूर करेगा और दोस्तों को शेयर भी करिए प्लीज़।